जापान एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा, अनुशासन और कानून के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन 1988 में यहाँ एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 17 साल की लड़की जुनको फुरुता जो हर दिन की तरह अपने काम से घर लौट रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात के बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। उस रात के बाद उसके साथ जो हुआ वो इतना ज्यादा भयानक था कि आज भी इसे जापान के इतिहास का सबसे डरावना अपराध माना जाता है। ये जापान का ही क्या, पूरे विश्व का सबसे डरावना अपराध है। 44 दिनों तक उसे घर के अंदर बंद करके रखा गया और उन 44 दिनों में जो उसके साथ हुआ वो किसी भी इंसान के साथ होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उसे बार बार दरिंदगी का शिकार बनाया गया, इतनी बार कि उसकी गिनती भी नहीं हो पाई। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया और बहुत ही भयानक तरीके से उसे यातनाएं दी गई। कई दिनों तक उसे भूखा रखा गया, उसे ठंड में रखा गया, ना उसको खाने को खाना दिया और ना उसे पीने के लिए पानी, और हर दिन उसके लिए एक नए नरक की तरह था। एज अ गर्ल, जब मैं ये सोचती हूँ कि उस छोटी सी लड़की जो सिर्फ 17 साल की थी, उसके साथ ये सब हुआ और उसे कितना कुछ झेलना पड़ा, कैसी कैसी हालातों में उसे रखा गया, तो मेरी आंखें भर आती हैं। ये कहानी सिर्फ जुनको की ही नहीं, ये हम सब लड़कियों के लिए एक चेतावनी है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी घटना किसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इस केस की वो सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप अंदर तक कांप जाएंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जुनको फुरुता केस 44 डेज इन हेल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। जुनको फुरुता एक 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट थी। वो जापान के मिसातो इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक बहुत ही शांत और मेहनती लड़की जो पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने टीचर्स की फेवरेट थी और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उसकी एक और बात थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। एक तो खूबसूरत और दूसरे की वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उसका बिहेव भी इतना अच्छा था, तो वो अपने पूरे स्कूल में फेमस थी। स्कूल के कई लड़के थे जो उसे पसंद करते थे और कई बार तो उसे वो लोग प्रपोज भी करते हैं। लेकिन जुनको का जवाब हमेशा एक ही रहता कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। वो लड़की अपने सपनों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। एक जिम्मेदार लड़की जो सुबह स्कूल जाती और फिर स्कूल से आने के बाद वो एक पार्ट टाइम भी करती थी ताकि उसकी फैमिली वालों की हेल्प हो जाए, और वही शाम को अपनी साइकिल से अपने घर लौट जाती। 25 नवंबर 1988 शाम का समय था। अपने पार्ट टाइम जॉब को खत्म करके जुनको अभी घर निकल रही थी। सड़कें सारी लगभग खाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से एक बाइक आती है और हल्के से उसे टक्कर मार देती है, जिस कारण जुनको और जुनको की साइकिल सड़क के किनारे गिर जाती है। पहले तो उस लड़के ने जुनको को टक्कर मारी और फिर उसके बाद वो जुनको पर चिल्लाने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। जुनको यहाँ पर काफी घबरा गई थी क्योंकि एक तो रोड सुनसान थी और कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था वहाँ पर। लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और वो बाइक वाले को डांटने लगता है, और उसके डांटने के बाद बाइक वाला वहाँ से चले जाता है। और ये लड़का था हिरोशी मियानो। उस लड़के को भगाने के बाद वो जुनको से कहता है कि वो जुनको को घर तक छोड़ देगा क्योंकि अभी इतनी रात को घर जाना सेफ नहीं है। जुनको भी उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि ये जो लड़का था वो जुनको का ही क्लासमेट था, तो जुनको भी बेफिक्री से उसके साथ घर को जाने लगती है। बट थोड़ी ही देर के बाद जुनको को पता लगता है कि वो लोग उसके घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो लोग एक सुनसान जगह की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पर एक खाली गोडाउन के पास वो लोग पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी उनके पास दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी हिरोशी अपना असली चेहरा दिखाता है। अब मैं आपको बैक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए थे पहले से ही, तो इन्हीं में से एक हिरोशी भी था। और जुनको बिना सोचे समझे हिरोशी को भी मना कर देती है। ये कोई इंसल्ट नहीं थी, बस उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना था। बट ये बात हिरोशी नहीं समझता। उसे लगता है कि जुनको ने उसकी इंसल्ट करी है और उसका ईगो यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो अपने मन ही मन में सोच लेता है कि वो जुनको से बदला लेगा। ये लड़का हिरोशी मियानो जापान के एक बहुत खतरनाक गैंग याकुजा गैंग में शामिल था और हिरोशी ने तो पहले ही सोच लिया था कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। उसको पता था कि जुनको पार्ट टाइम करती है,
यानी कि वो शाम को घर आती है। तो वो प्लान बनाता है कि शाम को वो किसी लड़के को, यानी कि अपने ही गैंग के किसी मेंबर को जुनको को परेशान करने के लिए भेजेगा और फिर बहाने से जुनको के पास जाएगा और उस लड़के को डांट फटकार कर वहां से भगाएगा। और जुनको फिर उस पर ट्रस्ट करके उसी के साथ चली जाएगी और तब जाके वो उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाएगा और उसके साथ बदसलूकी करेगा। और इस प्लान में वो कामयाब भी हो जाता है। और जब वो ये सारी बात जुनको को बताता है तो जुनको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां पर चिल्लाने लगती है। बट वो जुनको से कहता है कि मैं याकुजा गैंग का मेंबर हूँ, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। अब जुनको यहाँ पर पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुसीबत सिर्फ कुछ घंटों की नहीं बल्कि 44 दिनों की दर्दनाक कैद बनने वाली थी। जुनको और हिरोशी अभी एक खाली गोडाउन में थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो जुनको इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। और इसी डर का फायदा उठाकर हिरोशी इस गोदाम में उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। वो बेचारी बेबस थी और कुछ भी कर नहीं पाई और ना ही कुछ उससे बोल पाई। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। जुनको को लगता है कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो अपने घर को चली जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। हिरोशी जुनको को एक टैक्सी में बिठाकर एक होटल में ले जाता है और दोबारा से वहां उसके साथ गलत हरकत करता है। और जब ये सब करके उसका मन भर जाता है तो वो सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम था ओगुरा। जब हिरोशी उसे ये सब बताता है तो सामने से ओगुरा कहता है कि अभी उसे जाने मत देना, हम भी वहीं आ रहे हैं। इसके बाद होटल में 3 लोग आते हैं, ओगुरा, मिनाटो और यासुशी। और वहां पहुंचकर चारों लोगों ने मिलकर जुनको के साथ गैंगरेप किया। सब लोगों ने बारी बारी जुनको के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और ये लोग बिना डर के कर रहे थे क्योंकि ये सब पहली बार नहीं था। ऐसा उन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया था। हिरोशी जुनको से इतनी नफरत करने लगा था कि वो ये सब यहीं पर नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि वो जुनको को इतना टॉर्चर करे जो उसे हमेशा याद रहे। और यही सब सोचते हुए वो जुनको को अब मिनाटो के घर पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो जुनको को डराने धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की और किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी मार दिया जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर जुनको बेबस हो जाती है उनकी बातें मानने के लिए। जुनको अब मिनाटो के घर पर थी। मिनाटो के माता पिता घर पर बहुत कम रहते थे। वो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते थे और कभी कभार ही वो लोग घर आते थे। पर जब 1-2 दिन में मिनाटो के पेरेंट्स उसके घर पर आते हैं और वो लोग वहाँ पर जुनको को देखते हैं तो मिनाटो अपने मॉम डैड से कहता है कि ये जुनको उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अब कुछ दिन यहीं पर रहेगी। अब जुनको को गायब हुए 2 दिन हो गए थे तो 26 नवंबर की सुबह जुनको के पेरेंट्स उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन ढूंढकर जब उनको वो नहीं मिलती है तो लास्ट में वो पुलिस के पास जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाते हैं जुनको की गायब होने की। और जैसे ही ये खबर हिरोशी तक पहुंचती है कि जुनको के पेरेंट्स ने जुनको की गायब होने की रिपोर्ट्स लिखवाई है तो वो जुनको को डरा धमकाकर अपने घर वालों से कॉल करवाता है और ये कहलवाता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई हुई है और वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम प्लीज उसकी रिपोर्ट वापस ले लो। अब ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को भी तसल्ली मिल जाती है और वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। और इधर हिरोशी और उसके 3 दोस्त जुनको के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बताना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनके मन में जो आता वो वैसा करते, मतलब जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो ये सब जुनको के साथ कर रहे थे। मिनाटो का घर अब एक घर नहीं बल्कि एक अय्याशी का अड्डा बनकर रह गया था। वहां पर उनके गैंग के कोई भी लोग आते तो वो लोग जुनको के साथ गलत काम करके चले जाते। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब एक दिन में उसके साथ 100 से भी ज्यादा बार गलत काम किया जाता। यानी कि कोई भी उनके घर आता, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो जुनको के साथ दुष्कर्म करके चले जाता। और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। बट जब मिनाटो के घर वाले घर पर आते तो उनसे कहा जाता कि ये जुनको की गर्लफ्रेंड है। पर आखिर उनसे भी ये कब तक छुपता। वो जुनको की हालत देखकर साफ बता सकते थे कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। आखिर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत क्यों करेगा और इतने लोगों के सामने उसे बिना कपड़ों के क्यों रखेगा। तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये मिनाटो की गर्लफ्रेंड नहीं है, इस लड़की को उन लोगों ने किडनैप करा है। बट वो लोग कुछ कहते नहीं है क्योंकि उन्हें पता था कि हिरोशी उस गैंग का मेंबर है। अगर उन लोगों ने कुछ बोला तो क्या पता उन्हें भी मार दिया जाए। और इसी डर के कारण वो लोग भी चुप्पी बांधे हुए थे। अब जब सबको पता चल ही गया था कि जुनको मिनाटो की गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो लोग ये नाटक भी खत्म कर देते हैं। उनको पता था कि इसके माता पिता कुछ कहने से रहे
और वो लोग मुंह खोलने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए अब सब कुछ खुलेआम होने लगा। ये लोग अपने गैंग वाले लोगों को फोन करके यहाँ पर बुलाते, देन फिर गैंग वाले मेंबर जुनको के साथ अत्याचार करते और ये अत्याचार धीरे धीरे अब और भी ज्यादा क्रूर होने लगा। ना उसे खाना दिया जाता, ना पीने को पानी दिया जाता, बल्कि उसे जबरदस्ती खूब सारी दारू पिलाई जाती थी। हर समय उसे बिना कपड़ों के रखा जाता था। जब उनका मन पड़े वो उसके साथ गलत हरकत करते थे, जब उनका मन पड़े वो उसको मारते थे, और तो और वो उसके मुंह के अंदर मुट्ठी भर सिगरेट जलाकर डाल देते थे और जबरदस्ती उसे पीने को कहते थे। अगर वो उसे पीने को मना करती तो ये लोग उसे और भी ज्यादा मारते। और तो और दिसंबर की ठंड में उसे बाहर बालकनी में बिना कपड़ों के सुलाया जाता। और ये सारी क्रूरता जुनको के साथ हो रही थी। और ऐसे ही एक दिन ये लोग बहुत ज्यादा दारू पी के नशे में टुल थे और जो बाकी गैंग के मेंबर थे वो सारे नशा करने के बाद सो गए थे, पर जुनको उस टाइम पर उठी ही थी। और जुनको के हाथ उस टाइम पर एक लैंडलाइन लग जाती है और तो और वो पुलिस को भी फोन लगा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस फोन उठाती उससे पहले हिरोशी उड़ जाता है और ये सब देख लेता है। इसके बाद उसे इतना गुस्सा आया कि वो जुनको को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पुलिस ने जब फोन उठाया तो हिरोशी ने उसे झट से काट लिया। पुलिस दोबारा भी फोन करती है तो हिरोशी फोन उठाकर कह देता है कि गलती से उनसे फोन लग गया। और जुनको की ये हिम्मत देखने के बाद हिरोशी का गुस्सा और भी ज्यादा फूट जाता है और इसी गुस्से के कारण वो जुनको के पैरों पर जलनशील तेल लगाकर उसे धीरे धीरे जलाने लगता है। ये टॉर्चर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। डेली उसके घर पर लोग आते और जुनको के साथ अत्याचार कर चले जाते। और ऐसे ही एक दिन एक लड़का वहां पर आता है जो ये सारी हरकतें करते हुए सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद वो घर जाता है और अपने भाई को ये सब चीजें बता देता है। उसका भाई जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को ये बताता है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो लोग मिनाटो के घर पर आते हैं उनसे इंक्वायरी करने के लिए, पर उस दिन बदकिस्मती से मिनाटो के पेरेंट्स घर पर ही थे। जब पुलिस वाले घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो मिनाटो के पेरेंट्स दरवाजे के पास जाते हैं। पुलिस वाले घर वालों से कहते हैं कि इस घर की शिकायत आई है और वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा चल रहा है, तो घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले भी बिना कोई जांच के यहाँ से चले जाते हैं। काश अगर पुलिस वालों ने उस दिन वो घर चेक कर लिया होता तो शायद जुनको बच जाती, बट पुलिस वाले यहाँ पर बिना कोई चेकिंग किए, बिना कोई इंक्वायरी किए वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। बेचारी जुनको को पता नहीं कितना टॉर्चर सहना पड़ा। एक दिन में न जाने कितने लड़के आए जाया करते थे और वो भी अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाया करते थे और फिर उसे वैसी ही हालत में छोड़ दिया जाता। और एक बार तो ऐसा भी हुआ जब जुनको के हाथों को कपड़े से बांध कर उसे ऊपर लटकाया गया और फिर उसके बाद उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया, यानी कि गैंग के मेंबर वहां पर आते और उस पर पंच मारते थे, जिससे कि उसके नाक में इतनी ज्यादा चोट आ गई थी कि अब वो नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसे जबरदस्ती अपने मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। ये लोग सिगरेट पीते और उस सिगरेट को उसकी बॉडी पर बुझाया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग मोमबत्ती जलाकर जो उसका गर्म मोम होता है उसको भी जुनको के शरीर में डालते। और तो और उसे खुद का यूरिन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता और कई बार तो उसके खाने में कॉकरोच परोस दिए जाते और जब वो ये सब खाने के लिए मना करती तो उसे दोबारा से पीटा जाता। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स में वो सारी चीजें डाली जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लोहे की रॉड, प्लास्टिक के सामान, यहाँ तक कि जलता हुआ बल्ब भी उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया गया। और इतना करने के बाद भी उन हैवानों को उस पर दया नहीं आई। ये सारी चीजें 40 दिनों तक उसके साथ चलती रही, जिसके चलते उसके प्राइवेट पार्ट्स और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, वो भी बहुत बुरी तरह से। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो कुछ भी खाना खाती या पानी पीती तो वो उल्टी करके बाहर कर देती और देन फिर उसे उल्टी करने की वजह से और भी ज्यादा मार पड़ती। उसके शरीर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पर जख्म नहीं हुआ था और धीरे धीरे इन्हीं जख्मों से अब स्मेल आने लगी, जिस वजह से अब चारों लड़कों का इंटरेस्ट उससे कम होने लगा। लेकिन उनकी हैवानियत कभी कम नहीं हो पाई। अब नया साल लग चुका था, 1989। 4 जनवरी का दिन था। यहाँ पर हिरोशी एक गेम के अंदर बहुत सारा पैसा हार चुका था, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इसी गुस्से को शांत करने के लिए वो जुनको के पास जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। और ये टॉर्चर इतना खतरनाक था कि अब जुनको सह नहीं पाती और वो उसी रात अपनी जान दे देती है। और 4 जनवरी 1989 को जुनको की डेथ हो जाती है, यानी कि वो अब इस हेल से आजाद हो जाती है। जब इन लोगों को इस बारे में पता चलता है कि जुनको अब मर चुकी है तो ये सब लोग अब घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब ये उसकी बॉडी को कहाँ डालेंगे और अब वो लोग उसको ठिकाने लगाने का सोचने लगते हैं।
जिसके बाद वो एक ड्रम लेकर आते हैं मार्केट से और उसके अंदर जुनको की बॉडी को डाल देते हैं और फिर ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट से उसे भर दिया जाता है। जिसके बाद ये उसे फेंकने के लिए एक समुद्र के किनारे जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही एक सुनसान जगह दिखाई पड़ती है और वो उसी सुनसान जगह पर उस ड्रम को फेंक देते हैं। और जुनको की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब ये लोग फ्री हो गए हैं, ना इनको कोई पकड़ पाएगा और ना किसी को जुनको की बॉडी मिल पाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। 23 जनवरी 1989 को हिरोशी और ओगारू को पुलिस पकड़ लेती है एक लड़की के रेप के केस में और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब जैसे पुलिस को भी पता था कि हिरोशी जो है वो किसी बड़े गैंग से मिला जुला है और उसी टाइम पे इस इलाके में किसी लड़की की डेथ हुई थी और उसके मर्डरर का अभी तक पता नहीं चला था। तो पुलिस बस अभी एक अंधेरे में तीर छोड़ती है और हिरोशी से पूछती है कि तुमने और क्या किया है, हमको सब कुछ पता है, तुम हमको बता दो। और पुलिस उसे धमकाने लगती है। हिरोशी जब ये सब सुनता है तो उसे लगता है कि कहीं उसके दोस्त ने सारी बातें यानी कि जुनको वाली बात बता तो नहीं दी है, तो वो डर के मारे ये जुनको वाली बात पुलिस के सामने खोल देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। और जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग ढूंढ तो किसी और केस के बारे में रहे थे, बट उनके सामने एक नया केस और खुल गया था। और शायद अगर पुलिस उस दिन इस बारे में नहीं पूछती तो जुनको फरुता का केस हमारे सामने नहीं होता। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि बॉडी कहाँ पर है, तो हिरोशी पुलिस वालों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्होंने जुनको को ड्रम सहित फेंका था। पुलिस वाले ड्रम को देखकर हैरान रह जाते हैं। उस ड्रम को काटकर जब देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर एक लड़की है जिसकी पहचान कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट के जरिए उसकी पहचान कर ली गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि सारे सबूत होने के बाद, सब कुछ गवाह होने के बाद भी जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये लोग नाबालिग का रोना रोके अपनी सजा कम करवा देते हैं। पहले तो इन्हें सिर्फ 17 साल की सजा मिलती है, फिर दबाव डालने पर 20 साल की सजा दी जाती है, वो भी सिर्फ हिरोशी को। बाकी जो लोग थे उन्हें बहुत कम सजा मिली थी, क्योंकि ये सभी लोग नाबालिग थे। तो कोर्ट का कहना था कि नाबालिग को इससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं। पर ना उस टाइम पर इनका नाम रिवील हुआ था, ना इनकी तस्वीर। एक पत्रकार हिम्मत करके उनके नाम से उनकी फोटो अखबार के फ्रंट पेज में छाप देता है और लिखता है कि इन लोगों ने जो हैवानियत दिखाई है इनके लिए फांसी की सजा भी कम है। बट जुवेनाइल होने के कारण उनको 20 से ज्यादा साल की सजा नहीं दी जाती है और 20 साल के बाद वो लोग तो छूट गए होंगे और अपनी अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। बट जुनको का क्या, उसने तो इतना सब कुछ सहा बट फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।